हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप देख रहे हो, मार्केट में जो हम लेवल की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे एग्जैक्टली उसी के आसपास हाई लगातार नज़र आया है इस वीक निफ्टी। और मार्केट में भी जो हम एक एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ओवरऑल, उसमें थोड़ी बहुत कमी रही, जिसकी बात आज हम कंक्लूजन में करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो नंबर 107। बात कर लेते हैं सबसे पहले निफ्टी की। क्या बात करते आ रहे हैं, आपको याद ही होगा, व्यू यहां से अभी फिलहाल लेवल वाइज बुलिश चलता चला आ रहा है और हमने बात की थी कि अब इसे 16,700 के नीचे नहीं चलना चाहिए अगर ये कुछ भी अच्छा करना चाहता है। आपने देखा है करेक्शन है तो कई तरह की हुई, मगर वो नीचे नहीं आया है और रुका भी वही है जिन लेवल्स की बात हम कर गए थे कि 17,400-500 का जो जोन है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। ये इसके लिए बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं रुकता तो फिर ये ऊपर जा सकता था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर ये लेवल बहुत ही अच्छा था, इसलिए हमने उसको लगा के रखा था। और आपने देखा ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वैसे ही काम करता नजर आया। हालांकि हम लोग इस तरह के बातों में बिलीव नहीं करते कि एग्जैक्टली वो लेवल काम कर जाए। ये जोन है, ये भी एक रेजिस्टेंस ले गया है और थोड़ा ऊपर से आता वो भी एक रेजिस्टेंस लेके जाता, ये सारा कुछ वो सप्लाई जोन ही माना जाता। एग्जैक्टली हम लेवल कभी भी जान नहीं सकते। अच्छा काम भी किया ऊपर, और जो एक्सपेक्टेड एरिया था करेक्शन का, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन भी करता नजर आ रहा है। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, आगे यहाँ से कैसे इसे डील करना चाहिए। देखिए, ये वो एरिया है, ये वो जोन है, मुझे कहना चाहिए कि अगर यहाँ से थोड़ा अच्छा करेक्शन कर ले तो इसकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं यही उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि वो ये करेक्शन कर ले। और अगर ये यहाँ नहीं करता है तो उसका डर हमेशा लगा रहेगा और ये फिर कहीं से भी वो करेक्शन ट्रिगर कर सकता है। उसमें फिर हम उसको लेवल वाइज क्लियरली नहीं जान सकते, ये आप समझ लीजिए। लेवल वाइज कोई चेंज नहीं है, याद रखिएगा 16,700 ही हमारा सपोर्ट है और यहाँ तक ये करेक्शन कर ले बहुत अच्छी बात हो जाएगी इसके लिए। ये एक हेल्दीनेस का साइन होगा और यहाँ से फिर जो चाल आएगी वो बहुत ही क्लियर और अच्छी आती नज़र आ सकती है। मगर अगर आप देखते हो कि ये 16,900 के नीचे भी नहीं आता है, ये बिल्कुल यहाँ से फिर ऊपर जाता नज़र आ सकता है और फिर वो करेक्शन डिले हो जाएगी। वो कहाँ करेगा उसके बारे में आज कह पाना मुश्किल है। और अब आ गए बैंक निफ्टी के चार्ट पर दोस्तों। इसमें भी आपको याद होगा हम लोग सेम ये लेवल दे गए थे कि आपको अब फॉलो करना है 34,900 के आसपास। इसके नीचे इसको नहीं जाना चाहिए और कम से कम इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास इसको चले जाना चाहिए। क्या देखा है आपने अभी तक, बिल्कुल वैसे ही काम किया है, गैप अप करते हुए उस सप्लाई जोन के आसपास गया है, लेकिन अभी भी ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। उस तरह की क्लियर चाल ये दिखाता नजर नहीं आया है जिसकी उम्मीद हम इससे कर रहे थे। रेजिस्टेंस में इसमें कोई चेंज नहीं है, काम अभी तक वैसे किया है, मगर सपोर्ट जो अब हमें फॉलो करना पड़ेगा वो अब फॉलो करना पड़ेगा ये गैप जो कि है 34,000 के आसपास। जी हाँ, ये 33,950, 34,000 ये सपोर्ट एरिया अब हमें फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई चीज़ अंडर परफॉर्म कर रही है तो निफ्टी अगर थोड़ा सा भी करेक्ट करेगी तो हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा करेक्ट करने की कोशिश करे, तो उससे घबराना नहीं है दोस्तों। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये लेवल हमारे होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वापस यहीं से ऊपर जाते नज़र आ सकते हैं और एक बार ऊपर जाते नज़र आएंगे तो आपको पता है जितनी ऊंचाइयों को ये छूते जाएंगे, पहले भी बता चुका हूँ, उतने ही प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी कि ये फिर इस एरिया में दोबारा नहीं आएंगे। आज ये कहना मुश्किल है कि बॉटम लग गया या नहीं, लेकिन हमारा काम है, जैसा हम यहाँ से शुरू से बताते आ रहे हैं, चाहे वो 7,500 लेवल हो निफ्टी में या आज की तस्वीर हो, हम हमेशा से ये बात करते आए हैं, सपोर्ट बायर को नीचे ट्राई करना ही पड़ता है, वरना कंफर्मेशन बायर्स को अभी वेट करने की ज़रूरत है। उनके लिए कोई क्लैरिटी फिलहाल नहीं है। जिनके पास है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, वो इन लेवल्स को फॉलो करते हुए यहाँ से बिल्कुल ऊपर की ओर ले जा सकते हैं, राइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर अगले पड़ाव आपको पता ही है यही एरियाज हैं। यहाँ से अगर चला तो सीधे वहीं जाके आपको रुकता नजर आएगा। फिलहाल जो भी दोस्त ट्राई कर रहे हैं इसमें काम करने का, उनको लेवल वाइज ही फॉलो करना चाहिए। बाकी कंफर्मेशन वाले दोस्त फिलहाल इससे
बिल्कुल दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। और अब आ गए फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। आपको याद ही होगा दोस्तों, इससे दूर रहने की बात हम करते आ रहे हैं, लेकिन हमने ये भी बात की थी कि ये एरियाज इसके काफ़ी अच्छे हैं और आपने देखा है कि ये वहाँ से बहुत शानदार बाउंस देता नज़र आया है। इतना ही कहूँगा कि हम लोग इससे दूर रहते आए हैं और आगे भी दूर रहने की ज़रूरत है, जब तक इन लेवल्स को, जो कि 14,200 300 के आसपास हैं, इसके ऊपर डिसाइसिवली काम करना शुरू ना कर दे। और रही बात लेवल की कि कोई इसको राइड कर रहा है तो उसको क्या लेवल फॉलो करना चाहिए, उसके लिए देखिए ये एरिया है 13,000 के आसपास। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये और इसको कंटिन्यू कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं फिर याद दिला दूं, कंफर्मेशन और क्लैरिटी 14,300 के ऊपर ही आएगी। उसके ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट जब तक ना आए तब तक इससे पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। और इसी के साथ हम लोग बात करते हैं केमिकल सेक्टर की, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। इसके लिए इसकी ज़्यादा बात हम लोग नहीं करते आ रहे हैं। आपको याद ही होगा हमने क्या कहा था, पहले नवंबर दिसंबर के लोज थे और अब फैब मार्च के लोज को फॉलो करना है। और आप देख रहे हो कि केमिकल सेक्टर ने भी पूरा कंट्रीब्यूशन दिया है इस पूरी चाल में। जब सभी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एक को छोड़कर, उसमें केमिकल सेक्टर ने भी अच्छा काम किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अदर सेक्टर्स की तरह इसमें भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि हम कह दें कि बॉटम लग गया है और वगैरह वगैरह। उसके लिए हमें फ़िलहाल वेट करने की ज़रूरत है। बाकी जो जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, सपोर्ट बायर्स के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बिल्कुल अदर सेक्टर्स की तरह इसको भी राइड करते रह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम केमिकल सेक्टर में आज तक फ़िलहाल नहीं है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात करते आ रहे हैं, इससे अभी दूर रहना चाहिए। जब तक इस चैनल के अंदर चल रहा है तब तक ये प्रॉब्लम में है। हालांकि हमने ये कहा था कि अगर इसको अब अच्छा करना है तो इस जोन में इसको अब नहीं आना चाहिए, और आपने देखा है इस जोन में नहीं आया है और फाइनली चैनल का भी ब्रेकआउट देता नज़र आ रहा है। हालांकि मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन ये एरिया पार करने के बाद इसने ये बता दिया है कि इसका अच्छा करने का मूड है। और इसीलिए जो भी दोस्त ट्राई करना चाहते हैं वो किसी करेक्शन का वेट करें, और जो लेवल के तौर पर अगर मैं बताऊं उनको ये लेवल फॉलो करना चाहिए 5920 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, ये एरिया अब मेटल सेक्टर में ब्रेक नहीं करना चाहिए और इसी के ऊपर रहते रहते जो भी करेक्शन आनी है, अगर आती है तो वो आके वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता ये नज़र आ सकता है। और अब आ गए दोस्तों एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। और जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मेटल सेक्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लेवल अच्छे ब्रेक किया है तो किसी करेक्शन में काम करना बिल्कुल बनता है। मगर एनर्जी सेक्टर में जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता नज़र आया है और मेरा इस पर पूरा कॉन्फिडेंस है फ़िलहाल। उसकी वजह सबसे बड़ी यही है दोस्तों कि जो इससे उम्मीद हम लोग करते आए हैं वैसे ही काम करता नज़र आया है। इसका बिहेवियर बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह रहा है और हमें खुशी है कि हमारे लेवल्स को बड़े आराम से ये फॉलो करता नज़र आया है। सो अब फिर वही बात है, हर चीज़ हम लोग की लेवल्स पर डिपेंड करती है। जब तक हमारे लेवल्स को ये फॉलो कर रहा है कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। करेक्शन के तौर पर जैसा मैंने बताया था, इन लोस के आसपास आना चाहे आ सकता है, और जिस तरह से ये ऊपर जाता नज़र आ रहा है अब इसके आसपास आने के चांसेस कम होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, जी हाँ, बहुत कम होते जा रहे हैं। इसीलिए आपको एक लेवल दे देता हूँ जिसको आप फॉलो कर सकते हो। ये जो एरिया अब है इसमें जो कि 17,900 के आसपास है, इसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक इसके ऊपर ये काम कर रहा है आप समझ लीजिए कि ये लोअर साइड जाने वाला नहीं है। जो ये एरियाज़ हैं तब तक वो आने वाले बिल्कुल नहीं हैं और ये इसी के ऊपर अपना छोटी मोटी करेक्शन करके ऊपर जाता नज़र आ सकता है। और कंफर्मेशन एरिया जो कि 19,300 के आसपास है, इसको भी ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। और अब आ गए आईटी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों। क्या बात कर गए थे, इससे तो हमेशा दूर ही रहना है जब तक इन लेवल्स को ब्रेक ना कर जाए। और लास्ट वीक स्पेसिफिकली आपसे कहा था कि अब इस एरिया के आसपास भी आ जाए, इसके लिए मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि अब इसने जो करेक्शन का बिहेवियर दिखाया है उसके हिसाब से इसकी करेक्शन
ऑलमोस्ट जो बाउंस है वो पूरा हो गया है। और आपने क्या देखा कि इसके ऊपर मार्केट ने इस वीक काफ़ी अच्छे स्टॉक्स ने, सेक्टर्स ने चाल दिखाई, मगर ये आप देखो लास्ट वीक यहाँ आपसे जुड़े थे इन एरियाज़ में और वहाँ से लेकर यहाँ तक ही ऊपर आ पाया है, कुछ खास करता नज़र नहीं आ सका है। सो इसमें भी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पिक्चर साफ है, इस एरिया के आसपास भी नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो आपको बस देखना है 3-4 आवर की सस्टेनेबिलिटी, एक कैरेक्टर ब्रेकआउट का अगर मिलता है तो फिर ये हमें मानना पड़ेगा कि आईटी सेक्टर का करेक्शन थोड़ा जल्दी ही सही मगर फिनिश होने जा रहा है। लेकिन जब तक ऐसा ना हो तब तक हमें ये मान के चलना है कि ये बिल्कुल नीचे जा सकता है। सो इससे पूरी तरीके से चाहे सपोर्ट बायर हो या ब्रेकआउट बायर बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और अब आ गए ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। जैसा आपसे बात करते आ रहे हैं, पूरी अच्छी उम्मीद इसने हमारी जगह के रखी हुई है। जैसी इससे उम्मीद थी वैसे काम कर रहा है। नीचे गया ज़रूर था सपोर्ट एरियाज़ के, मगर शानदार तरीके से वापस आता नज़र आया है। सो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इसमें भी कोई टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। 9750, 10,300 ये सपोर्ट एरियाज़ हैं, इनके नीचे अब इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए। इसी के ऊपर चाहे यहाँ से और चाहे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से करेक्शन करके ऊपर चलना शुरू कर देना चाहिए। इसी की हमें उम्मीद है। जब तक ऐसा कर रहा है, जब तक इनके ऊपर काम कर रहा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सपोर्ट बायर्स को बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए पोजीशन। कंफर्मेशन बायर्स फिलहाल अभी इससे दूर रहें तो बेहतर रहेगा। और अब आ गए एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख ही रहे हो ये कैसे काम किया है। बहुत ही अच्छे एरियाज से बाउंस दिया है जो इससे एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्लैरिटी फार्मा सेक्टर की तरह इसमें भी नहीं है। और एफएमसीजी सेक्टर भी 38,400 के आसपास जब तक ब्रेकआउट डिसाइसिवली ना दिखाए तब तक इससे भी पूरी तरीके से चाहे सपोर्ट बायर हो या कंफर्मेशन बायर बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर दोस्तों, और आप देख ही रहे हो ये पहले से ही शानदार तरीके से काम करता नजर आ रहा है। हमारे लेवल्स को, एक लेवल्स को इसने फॉलो किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे भी हमें वही उम्मीदें हैं जो हमें एनर्जी से, ऑटो से और इन सभी तरह के सेक्टर से उम्मीदें हैं। सो पीएसयू बैंक भी अच्छा करता नजर आ सकता है। ध्यान हमें यही देना है कि इसमें भी रीटेस्टिंग की संभावना तो है, मगर जिस तरह से मार्केट काम कर रही है हो सकता है ये वहां तक ना जाए। लेकिन मेन पॉइंट इसमें हमेशा यही रहेगा कि नीचे लो लगा जाए वो भी चलेगा, मगर सस्टेनेबिलिटी इन एरियाज के नीचे इसमें नहीं होनी चाहिए। सो अगर इसमें किसी ने सपोर्ट बाय किया है तो उनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना चाहिए। लेकिन अगर किसी का विजन बड़ा है तो फिर मेरी नज़र में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा हम लोग एनर्जी के लिए, ऑटो के लिए और अदर सेक्टर्स के लिए भी बात करते आ रहे हैं, आने वाले 3-5 मंथ्स के लिए ये बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं और इनमें हमें बहुत अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। और फाइनली आ गए रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। जैसा बाउंस एक्सपेक्टेड था वैसा बाउंस आ गया है, लेकिन जैसा मैंने आपसे बताया था अच्छा काम करने के बावजूद अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इससे भी बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आगे कुछ अच्छा करता नजर आएगा तो इसकी बात हम करेंगे, मगर फिलहाल इससे चाहे सपोर्ट बायर हो या ब्रेकआउट बायर, आईटी, एफएमसीजी की तरह रियल्टी सेक्टर से भी पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले जब हम कंक्लूजन में सारी बातें करेंगे कि हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, उससे पहले आपको कुछ ग्लोबल चार्ट भी दिखा दूं। आज डाउ जोन्स देखिए कैसे काम कर रहा था। यहाँ पे हमने बात की थी कि इसको नहीं आना चाहिए था, बाउंस आया और उसके बाद नए लोज आपको नजर आए दिखते हुए, मगर इसके बाद से जो इसमें कंटिन्यूएशन होना चाहिए वो इसने नहीं किया है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। इसी के लिए आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ कि जो ये लोज लगा गए हैं डाउ जोन्स में, इसको इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे ज़्यादा ये काम करता नज़र आता है तो फिर इसका इम्पैक्ट ब्रॉडर वे में हमारी मार्केट पर भी पड़ सकता है। सो डाउ जोन्स जो फॉलो करते हैं उनको भी इस सपोर्ट एरिया को, इन जोन को बिल्कुल देखते रहना चाहिए। क्लैरिटी जब इसमें आएगी वो आपको लेवल ये दिखा दे रहा हूँ, वैसे तो आप जान गए होंगे, ये वो एरिया है 35,900, 36,000 का, जिसके ऊपर इसको चलना नहीं चाहिए अगर नीचे जाना है तो।
अदरवाइज जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं मार्केट से, उस केस में आप देखोगे कि ये बिल्कुल इसको ब्रेक करता नजर आएगा और इसको ब्रेक करते ही हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि जो करेक्शन चल रही थी वो अब फिनिश हो गई है। सो इसी से आप समझ गए होंगे कि डाउ जोन्स अभी भी डेंजर जोन में है और उसी तरह सभी इंडेक्सेस डेंजर जोन में है एक्सेप्ट फुटसी। जी हाँ दोस्तों, लंदन का जो एक्सचेंज है वो इतना प्रॉब्लम में नहीं है। और ये आ गया फुटसी के चार्ट पर दोस्तों, जो कि ब्रिटेन का इंडेक्स है और आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से इसने काम किया है। और हम इसकी बात कर गए थे कि सबसे जो मजबूत दिख रहा है वो यूके 100 इंडेक्स ही है, ब्रिटेन का इंडेक्स ही है। सो इसमें भी जो दोस्त फॉलो करते हैं इसे, वो देख सकते हैं इस एरिया को जो कि 7200 के आसपास आ रहा है। अगर इसे कुछ भी अच्छा करना है, नीचे नहीं जाना है, तो इन एरियाज के नीचे इसमें अब सस्टेनेबिलिटी 2-3 डेज की नहीं होनी चाहिए और यहीं से इसको अच्छा करता चले जाना चाहिए। छोटी मोटी करेक्शन करना चाहे, कुछ टाइम बिताना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है। सो ये रहे सभी चार्ट्स। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बातें रख पाया होऊंगा चार्ट्स के थ्रू, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो अब कंक्लूजन में बात करने का समय आ गया है। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इससे लगभग वैसा काम आपको करता ये नज़र आया। जो हमने नीचे के लेवल दिए थे 16,700 के आसपास, आपने देखा कि उसके आसपास भी वो नहीं गया और ऊपर ही ऊपर काम करते हुए हमारे उन लेवल्स को टच किया जिनकी बात हम कर रहे थे, यानी कि 17,400 से 500 का जोन। जी हाँ, आपने देखा उसी के आसपास हाई लगाया और वहाँ से फिर थोड़ी बहुत करेक्शन आपको दिखती नज़र आ रही है। सो निफ्टी तो बढ़िया चाल चला ही जैसी हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे उससे, मगर प्रॉब्लम वहाँ नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम है पूरे ओवरऑल मार्केट में। जी हाँ, आज एक प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे बात करेंगे। प्रॉब्लम देखिए उस तरह से है जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि अगर आप सेक्टर्स की ओर देखोगे, स्टॉक स्पेसिफिक की ओर देखोगे, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चाल नहीं आ सकी है। मुझे उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा, आप अगर अपने पोर्टफोलियो पे नज़र डाल रहे होंगे, अगर आप माइनस नहीं हो ज़्यादा तो आप प्लस भी नहीं हुए हो। उस एरिया से मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे हम लो लगा गए थे 15,600-700 के आसपास, करेक्ट। तो वहाँ पे जब हम पहुँचे थे और जिस तरह का वहाँ पे एक ब्रूटल फॉल हमें मिला था, उसके बाद एक बाउंस एक अच्छी आनी चाहिए थी जिसकी बात हम करते आ रहे थे। सो निफ्टी के लेवल पे आप देखे हो उस तरह का चाल हमें मिला है और उसने उस एग्ज़ाम को पास किया है। इसीलिए हम बात करते आ रहे हैं कि राइड करते रहना है लेवल बढ़ाते बढ़ाते निफ्टी में, मगर जो सेक्टर और स्टॉक से हमें उम्मीद है कि उसको भी मार्च अप्रैल में एक चाल की शुरुआत कर देनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो सका है और यही एक प्रॉब्लम की बात है। और अगर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही होती तो मैं इस बात को देख के निगलेक्ट कर देता कि मार्केट में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है दोस्तों, लेकिन उसके अलावा भी दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं? आपको आज डाउ जोन्स का चार्ट दिखाया, उसमें कोई खास क्लैरिटी अभी आती नज़र नहीं आई है। बाउंस ज़रूर अच्छा आया है, लेकिन उसके अलावा आप देखोगे चाहे बॉन्ड यील्ड की परेशानी हो या आप देखोगे डॉलर की परेशानी हो, जो डॉलर इंडेक्स है, या उसके अलावा जो सबसे बड़ा पॉइंट मेरी नज़र में है वो इटसेल्फ है निफ्टी का चार्ट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बॉन्ड यील्ड और ये सारी बातें, डॉलर इंडेक्स, ये सब बातें हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़े हमें नहीं लगता है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वॉर के साथ साथ चल रही है कि वॉर अभी एंड नहीं हुई है और नेटो उधर अपनी तैयारी कर रहे हैं और परमाणु पनडुब्बियां लग रही हैं वगैरह वगैरह, आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे। ये सारी बातों से ऊपर निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, क्योंकि निफ्टी अब ऐसे मुकाम पे पहुंच गया है जहां पे उसको अब साबित करना होगा। यही वो परीक्षा की घड़ी है एक्चुअल में, जब इसको ये बताना होगा और मुझे कहना चाहिए तय करने वाला है कि ये क्या करना चाह रहा है। क्योंकि आप अगर देखोगे एक डिसाइडिंग मोमेंट था जब वो 15,600-700 के आसपास गया था, यानी कि 16,000 के नीचे गया था, तब उसकी असली परीक्षा थी। वो एग्ज़ामिनेशन में पास हुआ, उसके बाद अगली परीक्षा जो थी वो ये थी कि वहाँ से एक चाल आनी चाहिए, वो भी हो गई है। और अब अगली परीक्षा ये है कि अब यहाँ से वो कैसे बिहेव करता है। अगर कुछ करेक्शन देता है 16,700 के आसपास या उससे थोड़ा नीचे भी जाता है, मान लीजिए मैं उसको मान के चल रहा हूँ, वो वर्स्ट काउंट कर रहा हूँ, तो भी वहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है हमें वो देखना होगा। प्लस
अगर वहाँ पे करेक्शन नहीं करता है, यहाँ पे रुकता नहीं है 17,400 500 के नीचे, तो फिर ये ऊपर कैसे जा रहा है, किस तरह की कैरेक्टर शो कर रहा है, वो सारी बातें अब यहाँ पे नोटिस करने का समय आ गया है दोस्तों। तो आपको कुल मिला के मैं यहाँ घबराना नहीं चाह रहा हूँ कि आप घबरा जाएं या पैनिक लें, लेकिन जो सिनेरियो एक साथ बन रहे हैं वो आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट, वॉर अभी एंड नहीं हुई है। सेकंड, यहाँ पे नेटो देश अब अपना एक मूवमेंट ले रहे हैं, बॉर्डर के आसपास इकट्ठा हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये सारी बातें अब टेंशन बढ़ाने वाली अब बढ़ रही हैं। थर्ड, निफ्टी अपने आप ऐसे सप्लाई जोन के आसपास आ गया है जहाँ से इसको अब डिसाइड करना है। फोर्थ, चाहे वो बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स वाला पार्ट हो, वो भी कोई कंफर्टिंग जोन में नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे सबसे बड़ा पॉइंट और भी है एक, कि यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं ग्लोबल, उनमें FTSE 100 जो है ब्रिटेन का चार्ट, उसको छोड़ के कोई भी कंफर्ट जोन में नहीं है। और भी उससे बड़ा पॉइंट है कि हमारे जो स्टॉक्स हैं वो भी इस बार अभी तक चाल नहीं दे सके हैं उस तरह की जैसी मुझे चाहिए थी दोस्तों। और जैसा मुझे चाहिए थी का मतलब ये है कि जब भी बॉटम लगता है किसी भी साइड, अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,600-700 के आसपास बॉटम लग गया है, तो उसके बाद की जो चाल होती है, उसका जो फोर्स होता है, वो अभी हमें देखने को नहीं मिला है। सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको गिनाए वो सिर्फ इसीलिए गिनाए कि ये सब एक साथ मीट अप कर रहे हैं। और यहाँ से सबसे बड़ी बात जो इन सभी बातों से भी बड़ी है, निफ्टी का वो एग्जामिनेशन पॉइंट आ गया है कि यहाँ से अब उसको वो अपना बिहेवियर, वो अपना चार्ट का एक स्टाइल वो उसे शो करना है कि वो यहाँ से क्या चाह रहा है। सो अब यहाँ से जो जर्नी है वो कहने को तो नीचे से 1700 पॉइंट के आसपास हम ऊपर आ गए हैं, लेकिन आने वाले सिर्फ 400-500 पॉइंट्स जो हैं, जो मुझे आज नज़र आ रहा है, वही इसके लिए चैलेंजिंग होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर 17,400-500 के नीचे भी इसने करेक्शन नहीं की और यहाँ से ऊपर निकला, तो भी हमें ये 400-500 का जो रीज़न है, यानी आप मोटा मोटी कह सकते हो 18,100-200 तक, वहाँ तक हमें देखना है ये कैसे जा रहा है, किस तरह का इसका कैरेक्टर है और किस तरह से करेक्शन कर रहा है। ये सारी बातें नोट करने वाली होंगी। अगर मैं सिर्फ चार्ट की बातें करता हूं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जैसा आप देख रहे हो, जो हम लेवल बात कर गए थे 16,000 के आसपास कि लो लग जाना चाहिए यहीं कहीं, वो लो लगा, आपने देखा। मूवमेंट आई निफ्टी में, इंडेक्सेस में भले मूवमेंट थोड़ी बहुत कम आई हो अदर इंडेक्सेस में, लेकिन फिर भी मूवमेंट आई है। जो IT और रियल्टी से भी उम्मीद थी कि बाउंस तो यहाँ से सभी देंगे, उन्होंने भी बाउंस दिया है, यानी कि चाल ठीक ठाक आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उसके साथ साथ मैंने आपको सारे पॉइंट गिनाए, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो जंक्शन पॉइंट की तरह एक इकट्ठा हो गए हैं कि चार्ट्स के भी प्रॉब्लम का टाइम है, टेंशन के भी बढ़ने का समय हो रहा है, और बाकी चार्ट्स भी जो हैं ग्लोबली वो भी कहीं कंफर्ट नहीं दे रहे हैं, वो भी अपना एक बाउंस पूरा करते नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ से किस करवट बैठेगा ऊँट, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हम इससे घबरा जाएं? क्या हम पूरी तरीके से पोजीशन से आउट हो जाएं, किनारे बैठ जाएं? नहीं दोस्तों, आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि ये वो अब समय नहीं है कि आप किनारे बैठ सकें। जी हाँ, हर एक का अपना रिस्क एपेटाइट हो सकता है, हर एक कोई कम या ज़्यादा पोजीशन कर सकता है, अपने अपने हिसाब से रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब आप किनारे नहीं बैठ सकते। किनारे बैठने का जो टाइम नवंबर दिसंबर से चल रहा था वो अब फिनिश हो चुका है। याद रखिए मेरी बात, जो मैं 3-4 मंथ से कहता आ रहा था कि इंडेक्सेस से और बाकी चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें, स्टॉक स्पेसिफिक काम करने की कोशिश करें, तो वही चीज़ याद करके मैं आपको आज फिर बोल रहा हूँ इतने टाइम के बाद कि बिल्कुल अब इससे आप दूर नहीं रह सकते। चाहे वो इंडेक्सेस हों, चाहे वो स्टॉक्स हों, कुछ ना कुछ पोजीशन कम या ज़्यादा करके ही चलना पड़ेगा। चाहे यहाँ से वापस नए लोज की ओर चला जाए मार्केट, लेकिन हम पोजीशन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ओवरऑल बिहेवियर अभी तक अच्छा रहा है, ओवरऑल कैरेक्टर अभी तक अच्छा रहा है। अब यहाँ से डिसाइडिंग मोमेंट ज़रूर आ गया है। प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और जो भी पॉइंट्स थे वो मैंने आपको ज़रूर बताया है, लेकिन क्या हम उससे कंफर्म हो गए हैं कि गिर ही जाएगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों। अगर यही सब सोचते तो 7500 से हम लोग इतनी ऊपर तक कैसे अपने स्टॉक्स को राइड करके लेके आते, कैसे हम इन्वेस्टमेंट बना के रख पाते, जो हम यहाँ पे इस चैनल पे करते आ रहे हैं।
राइट। सो करना क्या है, जो हमने उस वक्त किया था वही आज भी करना है, लेवल्स को फॉलो करना है। स्टॉक्स में जैसा मैंने कहा था, नवंबर दिसंबर के लोज को छोड़कर अब जिन स्टॉक्स में नए लो हायर लग गए हैं, यानी कि फैब और मार्च के जो नए लोज लग गए हैं उनको फॉलो करना है। कई स्टॉक में आप देखोगे नवंबर दिसंबर के लोज भी ब्रेक नहीं हुए हैं और उसी के ऊपर ऊपर काम करता नज़र आ रहा है स्टॉक्स, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन जिन स्टॉक्स ने नवंबर दिसंबर के लोज ब्रेक कर दिए थे, उन्होंने अब जैन फैब में, मुझे कहना चाहिए माफ़ कीजिए, फैब और मार्च में नया लो स्टेबलाइज कर लिया है। और अगर वो अच्छे हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, सब तो चलने वाले नहीं हैं स्टॉक, ना हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन जो मैंने 60 to 70% स्टॉक्स की बात की थी कि यहाँ से चाल एक बार शुरू सब में होगी ज़रूर, तो वो अब फिर उनमें एक नया लो हमें मिल गया है फैब और मार्च का, उसके हिसाब से काम करने की हमें ज़रूरत है। और इसी तरह इंडेक्सेस में भी आप देखोगे तो वैसे ही हमें काम करने की ज़रूरत है जैसे हम बताते आ रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स में तो लेवल हमारे पास क्लियरली है ही कि जहाँ पे 17,400-500 से नीचे गिरा है, अब वो 16,700-800 साइड भी मेरी नज़र में वैसे तो जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर चला जाता है तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हीं लेवल्स को भी हमें फॉलो करना है, वो रिवाइज नहीं हुए हैं। और इसी के साथ साथ आप सभी दोस्तों के लिए खुशखबरी है, ये भी बता दे रहा हूँ इसी के साथ साथ कि जो भी दोस्त इस मुश्किल भरी घड़ी में समझ नहीं पा रहे हैं कैसे डील करना है, कितना काम करना है, किस तरह की कैपिटल है, उसमें F&O में काम करना भी है या नहीं करना है, ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी सर्विस ला रहा हूँ जहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स के बारे में बात होगी, यानी आप उसमें कैश में या फ्यूचर में काम कर सकते हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग, यानी कि उसकी डिटेल आपको फर्स्ट सेशन जब उसका लिया जाएगा उसी में बता दी जाएगी कि किस तरह की कैपिटल पे किस तरह का काम करना चाहिए। बाकी कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, हम उसके अकाउंट में तो बटन दबाने नहीं आ सकते, वो उसको खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन हम वहाँ बात करेंगे ज़रूर कि मनी मैनेजमेंट के हिसाब से कितना काम किसको करना चाहिए और उसके हिसाब से उसको डील करना चाहिए। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया होऊंगा। सारी चीज़ें मैंने आपको खोल के बता दी हैं, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ामिनेशन है दोस्तों, याद रखिएगा। एक बार इस एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट मैंने आपको बता दिया तो ये थर्ड और फाइनल एग्ज़ामिनेशन है। इसके बाद कुछ भी होता रहेगा, देखिए वॉर जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगी तो वो तलवार तो लटकती रहेगी हमेशा, लेकिन मेरे नज़र में अगर इस एग्ज़ाम को ये पार कर गया तो 95 से 99% चांस ये हैं कि फिर बॉटम वो सेट हो जाएगा और उसको हिला पाना मार्केट के लिए या किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और फिर हम यहाँ बात ज़रूर करेंगे कि बिंदास बाय कीजिए, लेकिन अभी लिमिट में काम करना है और ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आप अंदर से प्रिपेयर्ड रहें। और कोई भी दोस्त अगर एज ए ट्रेडर फ्रेश काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको अब इस मुकाम पर आके थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना चाहिए और माहौल को और चार्ट्स को ज़्यादा ध्यान से देखना चाहिए, तभी काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और बाकी इन्वेस्टर्स, जैसा मैंने कहा है पहले भी और आज भी कहता आ रहा हूँ, जब वॉर की शुरुआत हुई थी तब भी आपसे कहा था डरने की ज़रूरत नहीं है, और आज भी कह रहा हूँ डरने की ज़रूरत आपको अभी नहीं है। जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी हम यहाँ बात उसकी ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।